हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका मतलब क्या होना है कि अगर एक कोई भी कंपनी है या कोई कंट्री है या इवन एक छोटा सा हमारा फैमिली भी है, तो हमारे पास लिमिटेड इनकम है। तो उसी तरह अगर कोई कंपनी है तो उनके पास लिमिटेड कैपिटल है और उसमें उनको बहुत सारा काम करना है। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज वो बना सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, उसका क्या होना चाहिए कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? कि एक फैमिली में इनकम लिमिटेड है, सपोज 10,000 है इस फैमिली का इनकम, तो उनको बहुत कुछ देना है, रेंट देना है, उनको खाने का जो पैसा है वो भी देखना है और साथ में कुछ आइटम्स और उनको और भी खरीदना है। तो उनके पास जो है इनकम बिल्कुल फिक्स्ड है। तो फिर ये जो सामान या सर्विसेज जो भी लेना है उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। So, this can be said as the economy has to choose between alternative combinations of various goods and services. तो क्या ज़्यादा करें, क्या कम करें, ये सारा क्वेश्चंस जो है ये हमेशा ही एक लिमिटेड रिसोर्स के कारण ये जो है ये क्वेश्चंस रेज किया जाता है कि सपोज आइसक्रीम पे कितना पैसा खर्च करें, क्योंकि पैसे लिमिटेड है। तो या तो आप आइसक्रीम लाओगे या घर में आटा लाओगे जिससे आप रोटी बना सकते हो और उससे कई दिन का खाना बन सकता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये टॉपिक समझना। सो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो किसका सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को आप इजीली जो है वो सिंपल ग्राफ में आप शो कर सकते हो। इसी ग्राफ को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक उसके एजम्पशंस हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो है द कंट्री हैज़ टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ ओनली 2 गुड्स। 2 गुड्स का ही ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा एक किसी कंट्री को। इट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स ही होते हैं हमारी ज़रूरत के। हमारी ज़रूरत के बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ पे अगर इसको प्लॉट करना चाहते हैं अगर, और हमारा ग्राफ जो अगर सिर्फ हमारे ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तभी वो सिंपल है। अगर हम 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो फिर वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जितने तरह के सामान आते गए उतना ज़्यादा डायमेंशंस बढ़ाते गए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो बेस्ट वे टू डील इट विद कि मैं 2 डायमेंशनल ग्राफ पे काम करूं। तो फिर भी अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सिर्फ 2 तो अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, तो और क्या हो सकता है? और 2 ही सामान तो हम हमेशा परचेज नहीं करते, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है एलईडी और कंप्यूटर मॉनिटर। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एक कोई गुड जो है हमारा, एक कोई गुड्स है तो उसको हम 1 टाइप ऑफ गुड्स मानते हैं और बाकी सारे गुड्स को हम अदर गुड्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 गुड्स का एक कॉम्बिनेशन बना। सिर्फ वो क्या हुआ कि एक गुड्स जिसकी आप ज़रूरत की बात कर रहे हैं और बाकी सारे गुड्स को आप एक साथ रख दो, तो तब भी ये 2 हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा सामान इंक्लूड होना चाहिए, तो आप किसी एक सामान को अलग रखो और बाकी सारे सामान को एक साथ रख के इसको बोलो अदर गुड्स। तो 1 गुड एंड अदर गुड्स। तो यहाँ पे भी आप 2 गुड्स का कंपैरिजन कर पाओगे 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एलईडी और कंप्यूटर मॉनिटर। तो एक कंपनी के पास लिमिटेड पैसा है और उसको एलईडी भी बनाना है, कंप्यूटर मॉनिटर भी बनाना है। तो कौन सा और क्या ज़्यादा बनाना है, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर टेकन एज गिवन एंड सो इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो चेंज आर मेड इन देम। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कुछ एजम्पशंस रखने होते हैं। तो उसमें यह है कि एक
कंट्री का सारा रिसोर्स जो है आप उसको एक साथ मान लेते हो कि वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा बार बार। मतलब फिक्स्ड रिसोर्स मतलब फिक्स्ड इनकम, इनकम को आप फिक्स्ड कर देते हो। और साथ में ना ही टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो फिर प्रोडक्शन में भी चेंज आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि सपोज कंपनी की बात करें तो कंपनी का मशीनरी वही का वही है और उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, कंपनी का इनकम और मशीनरी सेम है, तब हम कैसे इन दो चीज़ों को बनाने में कितना नंबर ऑफ एलईडी बनाएंगे, कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर बनाएंगे, हम इस तरह का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ऑलराइट, तो थर्ड फिर हमारे पास टॉपिक आता है कि थर्ड एजम्पशन है कि ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी उस समय फुली एम्प्लॉयड हों। मतलब हमारे पास टोटल इनकम है तो हमने टोटल इनकम को यूज़ किया, और टोटल कैपिटल को यूज़ किया, या टोटल मशीनरी है तो सबको यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने वेस्टेज में रखा। सो देयर इज़ नो वेस्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन। वेस्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। Fourth assumption is the productive resources are suitable for production of both L and M, मतलब both goods यहाँ पे ले ले। तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो सुइटेबल होना चाहिए दोनों ही तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास मशीनरी दूसरे प्रोडक्ट की है नहीं। सपोज इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसा सामान इंडिया नहीं बनाती, और वो अपने बजट में या वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को जब चेक करे तो वो ऐसे सामानों को भी इंक्लूड कर ले जो कि वो नहीं बनाती, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसका मशीनरी उसके पास, इस कंट्री के पास नहीं है, राइट। सो दे कैन देयरफॉर बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन टू अदर गुड्स। मतलब शिफ्ट पॉसिबल होना चाहिए। अगर एक गुड्स बनाया है और उसके बाद लग रहा है कि ये गुड्स बना के काफ़ी काम हो गया, तो हम दूसरे गुड्स पे भी शिफ्ट हो सके। मतलब यही तो है कि दो चॉइसेस हमारे पास, दो ऑप्शंस है, तो एक ऑप्शन हमारा फुलफिल हो गया तो हम दूसरे पे जा रहे हैं, या किसी ईयर लगा कि नहीं ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट पे हमने ज़्यादा काम किया। तो इसीलिए शिफ्ट कर पाए, दैट्स वाई शिफ्ट कब कर पाएंगे, जब हमारे पास दोनों तरह का इक्विपमेंट अवेलेबल हो, दोनों तरह के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास पर्याप्त गुड्स हों। However, such a shift would reduce the production of the first good and increase that of the other। ये तो क्लियर है कि अगर हम शिफ्ट करेंगे, हम अपना प्रोडक्शन दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम रहेगा और दूसरे का बढ़ जाएगा। ओके, देन फिफ्थ assumption is no factor of production is considered to be specific in the production of one good alone and inappropriate for the production of द अदर। ये सेम बातें हैं जो कि हमने यहाँ की कि भाई मतलब जो एक कंट्री में टेक्नोलॉजी या जो भी है वो दोनों ही तरह के प्रोडक्शन के लिए जो है वो सुटेबल होना चाहिए। अब ऐसा स्पेसिफिक कुछ हम नहीं बना रहे कि एक ही सामान उससे बन सकता है तो फिर दूसरा जो है हैम्पर हो गया। तो अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो पैसा इज समथिंग कि भाई आप पैसा तो किसी फील्ड में लगा सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं, तो कैपिटल, तो इसीलिए कैपिटल इज वन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देन द सिक्स्थ assumption, the last one is we consider the productive efficiency of productive resources only in physical terms। हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं कि कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एफिशिएंटली, तो उस समय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हम ये देखते हैं कि उसके फिजिकल टर्म की बात करते हैं। तो मतलब यूनिट ऑफ एलईडी, कंप्यूटर मॉनिटर, हम नंबर ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स की बात करते हैं। एफिशिएंसी में फिजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं। फिजिकल मतलब जिसको आप देख सकते, क्वालिटेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने 2 एलईडी बनाया, एक का क्वालिटी बेटर बनाने के लिए उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा। सो वी डोंट टॉक लाइक दैट यहाँ पे। तो ये सारे बेसिक एजम्पशंस हैं। अब देखिए, बेस्ड ऑन ये सारे जो एजम्पशंस थे उसके बेसिस पे अब हम इसको क्या करेंगे, एक इसका टेबल फॉर्म कर लेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पहले एक हम टेबल फॉर्म करते हैं। तो ये जो टेबल है, अलग अलग बुक में इस टेबल को अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी बोल सकते हैं कि भाई पहला कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है कि
30 एलईडी बना लो और 0 कंप्यूटर मॉनिटर बनाओ। तो फिर अगर आपने ऐसा किया तो मॉनिटर में आपको इतना लॉस हो जाएगा। मतलब कुछ ये क्वांटिटीज दिए हुए हैं क्या, कि अगर ये देखो 30 तो 0 है, यहाँ 25 है तो 14 है, तो ये टोटल करके 30 नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार टोटल करके यूनिट 30 होगा, बट यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि पैसे, मतलब एलईडी जो है वो थोड़ा सा एलईडी चीप है और कंप्यूटर मॉनिटर हो सकता है कॉस्टली अफेयर हो। तो उस समय में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड, अगर वो सस्ता रेट पे बन रहा है तो वो ज़्यादा बन पाएगा। ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जाम्पल लिया गया है कि 30-30 दोनों को मैच कर दिया गया, बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो ये 2 प्रोडक्ट जो है अलग अलग रेट्स के हो सकते हैं। बट सपोज मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आइसक्रीम 20 रुपये का, और अगर हम 1 किलो चावल की बात करें तो वो 80 रुपये का। ठीक है। या अगर हम ऐसे बात करें कि चलो इससे भी आपको बेटर वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपके पास आइसक्रीम 200 रुपये का एक पूरा ब्रिक, और वहीं पे 1 किलो चावल 80 रुपये का। तो अगर आपके पास 600 रुपीज़ हैं, तो आप किस तरह से 600 रुपीज़ यूज़ करोगे। तो देखते हैं इसमें कि हमारे पास टोटल इनकम, हमारा जो हमने इसमें बोला कि एक एजम्पशन मानना पड़ता है कि सपोज 600 रुपीज़ फिक्स्ड है हमारे पास। नाउ वी हैव 2 आइटम्स, एक तो हमारा आइसक्रीम है और एक राइस है। तो हम 1 यूनिट ऑफ राइस मानते हैं 1 kg, और 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम 1 ब्रिक मानते हैं सपोज। और अब देखो कि यहाँ पे हमने ये बोला था कि मशीनरी ऐसी होनी चाहिए कि हम दोनों चीज़ जो है प्रोक्योर कर पाए। तो यहाँ पे मशीनरी हमारा कुछ नहीं, हमारा कैपिटल है, हमारे पास 600 रुपये हैं और हमें ये 2 आइटम लेना है। तो एक हम पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बनाते हैं। इस सेट में क्या होगा कि अगर हमने एक, ये आइसक्रीम का है और ये राइस का है, अगर हमने 1 यूनिट आइसक्रीम लिया तो हमारा कितना रुपये खर्च हो चुका है। ऑलरेडी हमने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे 400 रुपये। अब इस 400 रुपये का हमें राइस लेना है, तो हम 80 रुपीज़ पर केजी राइस है तो हम 5 kg राइस ले सकते हैं, मतलब 5 यूनिट राइस ले सकते हैं। ठीक है। अगर हमने इसको डबल कर दिया, अगर हमने आइसक्रीम डबल कर दिया, तो हमने कितना मनी स्पेंड कर दिया, 400 रुपीज़ तो हमने आइसक्रीम पे ही स्पेंड कर दिया। हमारे पास बचा 200 रुपये, और 80 रुपये का रेट से हमें चावल मिल रहा है। तो 200 रुपये अगर है और हमारा यूनिट जो है 1 kg का ही चावल आता है, तो आप देखो यहाँ 200 रुपये बचा है और 80 रुपये किलो चावल है, तो 80 3 240 होता है। तो 240 तो हमारे पास है नहीं, तो हम मैक्सिमम कितना चावल ले पाएंगे, हम मैक्सिमम 2 किलो चावल ही ले पाएंगे। और हमें लगा 160 रुपीज़, हमें इस पे स्पेंड किया हमने। तो 40 रुपीज़ क्या हुआ, 40 रुपीज़ हमारा वेस्ट चला गया ना। तो यही आप देख रहे हो यहाँ पे लॉस ऑफ एम एंड लॉस ऑफ एल, यही है कि हमारा वेस्ट चला गया ये 40 रुपीज़। तो ये 40 रुपीज़ जो हमारा वेस्ट चला गया, इससे ये अगर इसको हम देखें कि कितना वेस्ट चला गया, तो 0.5 यूनिट का वेस्ट चला गया हमें राइस में। ठीक है। और अगर हम इसमें आइसक्रीम में देखें, तो आइसक्रीम में 40 रुपये में कितना आइसक्रीम आता, तो 200 रुपये किलो आइसक्रीम है और 40 रुपये में कितना आता। सिंपल सा है कि मतलब 0.2 हमारा वेस्ट गया किसमें, आइसक्रीम में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर ये अगर हमने इसको 3 यूनिट कर दिया, अगर आइसक्रीम हमने 3 यूनिट ले लिया, तो 3 यूनिट्स मीन्स 200, 3 600, पूरा का पूरा पैसा हमारा, हाँ, तो पूरा का पूरा हमने पैसा इसमें यूज़ कर लिया, किसमें, आइसक्रीम में। अगर हमने 3 यूनिट्स किया आइसक्रीम को, तो क्योंकि 200 3 600 हो गया। तो उस समय हमारा राइस हमने 0 यूनिट लिया। ठीक है। बट अगर देखो कि अगर आपने इधर पूरा का पूरा पैसा जो आपने किस में लगा दिया, राइस में लगा दिया, तो 600 रुपीज़ है और राइस का रेट है 80 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे 7.5 यूनिट इसको खरीद सकते हो, लेकिन हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में हमारे पास क्या है, कंप्लीट यूनिट लेना है। तो कंप्लीट यूनिट क्या है, 7 यूनिट्स लेंगे, तो हमारा राइस का वेस्ट कितना चला गया, 0.5 यूनिट का। और उसी तरह हमारा आइसक्रीम का वेस्ट कितना चला गया, पूरा का पूरा
पूरा का पूरा मतलब हम हमारे पास एक्चुअली लास्ट में वो 40-50 रुपये बच जाते हैं, तो वही जो 40-50 रुपये में 0.2 यूनिट हमारे पास जो था ये आइसक्रीम भी आना चाहिए था, तो हमें ये सब लॉसेस हो गए और यहाँ पे एक्चुअली हमने 0 यूनिट परचेज किया आइसक्रीम। तो इसी कर्व को मतलब इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर और जो है एलईडी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये बता रहा है कि 7 तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने। और इनकम फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ एलईडी कितना हो सकता है, नंबर ऑफ मॉनिटर कितना हो सकता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कितना हो सकता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इतना ही पैसा है, इतने में 2 सामान खरीदना है, क्या किस तरह का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। अगर इसी जो ये सेट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, इसको अगर हम ग्राफ पे पोर्ट्रे करेंगे तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएगा। और ये कर्व देखो, अगर हमने 30 यूनिट हमने एलईडी ले लिया, देखो यहाँ एक्स एक्सिस एलईडी को बता रहा है और ये वाई एक्सिस एलईडी को बता रहा है, और जो हमारा ये एक्स एक्सिस है ये मॉनिटर को बता रहा है। तो अगर हमने 30 यूनिट्स हमने एलईडी ले लिया तो हमारे पास मॉनिटर कितना रह जाएगा, 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो आपका कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही है ना, 30 यूनिट्स एंड 0 यूनिट, तो 30 और 0 ये पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या है, 25 यूनिट अगर आपने एलईडी लिया तो 14 यूनिट आपको कंप्यूटर लेना होगा। तो अगर आपने 25 यूनिट आपने अगर क्या लिया, एलईडी लिया, तो इसके सीधाई में ये वाला कर्व आपका है ना, तो यहाँ देखो ये लगभग 14 यूनिट जो है आपका ये कंप्यूटर मॉनिटर आप खरीद पाओगे। तो इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स ही हैं और ये पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह का आपको कर्व मिलेगा। ऑलराइट, और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और यहाँ पे हमने फुल यूटिलाइजेशन किया है, 100% हमने क्या किया, हमने अपने इनकम को यूटिलाइज किया। एंड ऑल्सो रिमेंबर द शेडेड एरिया, जो ये एरिया शेडेड है यही है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। शेडेड एरिया के बाहर आप जाओगे तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इधर जितना ये जो एरिया है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका इनकम वो अलाउ नहीं करता। एंड गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसी में एमआरटी आएगा। एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही आसान है आपको समझना ये, जो कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और इसके बाद आई थिंक एक और वीडियो होना है और उसमें आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।